What's up students, myself कुशागर and welcome back to your channel जिज्ञासा क्लासेस। तो आज की क्लास में हम अपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 3 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के और टॉपिक्स आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना एंड वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले लाइक कर देना वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, जिससे कि कोई भी अगर मैं नई वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है। एंड अगर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड तक देखने के बाद तो प्लीज़ यार इसको शेयर भी कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर उन सबको जिनको कि इस वीडियो की ज़रूरत होगी। तो अब ये सब बातें हो गई तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब होता है? तो अगर हम प्राइवेटाइजेशन का सिंपल सेंस में मतलब देखें तो इट रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, मैनेजमेंट, ओनरशिप ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू द प्राइवेट सेक्टर। जब हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को प्राइवेट सेक्टर को बेच देते हैं तो उसे ही हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। ठीक। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिख जाएंगे जहां पे कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है उनने अपने शेयर्स को बेचा, चाहे पूरी तरह से बेच दिया या फिर अपने मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स या फिर कुछ शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को भी बेच दिया, जिससे कि वो और अच्छी तरह से बिजनेस को ऑपरेट कर सके। अब कैसे कंपनी, जैसे कि अपनी हो गई आईपीसीएल, फिर बीपीएल और मारुति उद्योग, तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं आपके प्राइवेटाइजेशन के अंदर। अब जो प्राइवेटाइजेशन का पूरा तरीका है जो किया जाता है वो दो तरीकों से किया जाता है। पहला तरीका है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब जब आप ओनरशिप को ट्रांसफर करते हो तो सीधी सीधी बात कि आपने जो एग्जिस्टिंग राइट्स थे उस कंपनी के, वो किसी और कंपनी को, मतलब जिस पब्लिक कंपनी के एग्जिस्टिंग राइट्स थे आपने उस कंपनी के राइट्स को प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। तो ये होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कि आपने पूरी तरह से कंपनी को, पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर की कंपनी को प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। ये पहला तरीका है। सेकेंड तरीका होता है जिसमें कि हम अपनी पूरी कंपनी को तो नहीं बेचते, लेकिन हम अपनी कंपनी का कुछ एक छोटा सा पार्ट बेच देते हैं प्राइवेट सेक्टर को, और इस मेथड को कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। अब प्राइवेटाइजेशन करने के पीछे जो पर्पस था हमारी गवर्नमेंट का 1991 के टाइम में, वो ये था कि सबसे पहले तो मॉडर्नाइजेशन को फैसिलिटेट किया जा सके एंड बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट या फिर एक बेटर वर्किंग कल्चर हो। क्योंकि कुछ भी कहो, प्राइवेट सेक्टर में काम थोड़ा सा स्पीड से होता है एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में अगर कोई किसी पब्लिक सेक्टर के ऑफिस में गया होगा कभी भी आप में से, तो एक कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि क्या आप लोग गए हो कभी, एंड अगर हाँ तो आपने एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि कैसे वहां पे काम होता है। उतना स्मूथ या उतना तेजी से, उतना फ्रीक्वेंटली काम नहीं होता पब्लिक सेक्टर के ऑफिस में जितना कि एक प्राइवेट सेक्टर के ऑफिस में इजीली हो जाता है। क्लियर? तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिंपल अगर मैं समझाऊं तो ये है कि जब आप अपनी कंट्री की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर देते हो, बस इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है ग्लोबलाइजेशन का। जब भी कंट्री की इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जुड़ जाती है वो हमारा ग्लोबलाइजेशन होता है। अब ये इंटीग्रेशन किया कैसे जाता है? जब आप जो ट्रेड बैरियर्स है उनको रिमूव करो, फ्री ट्रेड कराने लग जाओ, तो उन सब चीज़ों से ही आप यूजुअली जो इंटीग्रेशन होता है वर्ल्ड इकोनॉमी का आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी के साथ, वो इजीली हो पाता है या फिर वो अच्छी तरह से हो पाता है। हाउएवर कि ये जो ग्लोबलाइजेशन का पूरा प्रोसेस है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके लिए आपको उस हिसाब से पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, उस हिसाब से प्लान्स बनाने पड़ेंगे, उस हिसाब से एक एनवायरनमेंट सेट करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ अच्छी तरह से हो पाएगी। लेकिन अगर आप ये चीज़ कर देते हो, वर्ल्ड इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी, ये दोनों एक साथ चीज़ें कर लेती हैं, एक सिंक में अब चीज़ें चल रही हैं, तो ग्लोबलाइजेशन का जो मेन एम होता है वो है कि एक बॉर्डरलेस या एक बॉर्डरलेस एक वर्ल्ड बनाना, कि कोई भी कंट्री का कोई बॉर्डर नहीं है, कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड, कॉमर्स या फिर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकती है। फाइनेंशियल हो या किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ हो, उसको परफॉर्म किया जा सकता है। वही आपका मेन ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट है। तो अब ग्लोबलाइजेशन को लेके क्या क्या चेंजेस लाए गए इंडियन इकोनॉमी के अंदर? सबसे पहला जो चेंज था कि एक लिस्ट बनाई गई हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज कंपनी इंडस्ट्रीज की, और उनको जो परमिशन है इंडिया में
काम करने की, उसकी परमिशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी या फिर जल्दी मिल जाएगी। एंड अब अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है अप टू 51% का हमारे फाइनेंशियल इक्विटी के अंदर, तो उनको ऑटोमेटिकली परमिशंस जल्दी मिल जाएंगी। तो ये पहला चेंज किया गया। फिर जो सेकंड चेंज था हमारा वो था कि कुछ ऐसी कंपनीज थी जो कि हाई टेक्नोलॉजी प्रायोरिटीज हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर आती थी और जिनकी वैल्यूएशन कुछ 1 करोड़ रुपीस तक थी, तो उन इंडस्ट्रीज को भी इजीली या ऑटोमेटिकली परमिशंस मिल जाती थी। उसके अलावा अगर कोई बंदा हायर करना चाह रहा है किसी एक एक्सपर्ट टेक्नीशियन को जिसको कि उस फॉरेन टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज है, तो उसको हायर करने के टाइम पे भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, अब इजीली हायर कर सकते थे उस एक एक्सपर्ट को। तो ये मेरा सेकंड चेंज लाया गया था ग्लोबलाइजेशन के अंदर। फिर जो थर्ड मेरा चेंज था ग्लोबलाइजेशन के लाने के बाद वो था कि अब इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी जो इंडियन करेंसी थी उसको डीवैल्यू कर दिया एंड जुलाई 1991 में कुछ 20% तक की हमने अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया। अब डीवैल्यूएशन से फायदा क्या हुआ, हमारे एक्सपोर्ट स्टिमुलाई हो गए एंड एक्सपोर्ट स्टिमुलेशन की वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ने लगे हमारे, जो कि 1991 से पहले एक्सपोर्ट्स बहुत ही कम हो रहे थे। अब इस डीवैल्यूएशन की वजह से एक्सपोर्ट्स और बढ़ने लग गए, मतलब हमारे पास पैसा ज़्यादा आने लगा। तो ये मेरा थर्ड चेंज था ग्लोबलाइजेशन के बाद। फिर जो मेरा चौथा चेंज था वो था कि अब वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंडियन इकोनॉमी को इंटीग्रेट करने के लिए हमने 1992-1993 का जो बजट आया था, यूनियन बजट आया था, उसमें पहले इंडियन रुपी को पार्शली कन्वर्टेबल एंड 1994-1995 का जो बजट आया था उसमें इंडियन इकोनॉमी को हमने कंप्लीटली कन्वर्टेबल बना दिया इंटरनेशनल मॉनेटरी टर्म्स के अंदर। ठीक है, तो ये मेरा फोर्थ चेंज लाया गया था ग्लोबलाइजेशन के बाद। अब जो मेरा जो फिफ्थ चेंज था वो था कि एक नई पॉलिसी, एक नई एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई थी या फिर 5 ईयर प्लान बनाया गया था 1992 से लेकर 1997 तक। अब इस पॉलिसी या इस प्लान में ये था कि जितनी भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, जितनी भी आपकी कंट्रोल्स लगाए गए थे, उन सब को हटाया गया एंड जो मार्केट फोर्सेस थे उनके ऊपर ही पूरी चीज छोड़ दी गई कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को यही स्टिमुलेट करेंगे। गवर्नमेंट अब किसी भी तरह के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को स्टिमुलेट नहीं करने वाली थी। तो ये इस पॉलिसी का बहुत ही अच्छा इस पॉलिसी में ये मेनली किया गया था और ये हमारा 5वां चेंज है ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद। अब जो 6th मेरा चेंज था वो था कि अब इंडियन इकोनॉमी ने ग्लोबल कंपटीशन को एमिट करने के लिए कुछ चीजें चेंज की गई। तो सबसे पहले जो चीज चेंज की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, वो कि कस्टम ड्यूटीज जो थी उसके जो रेट्स थे उनमें बहुत बड़ा एक चेंज लाया गया। और ये चेंज इतना बड़ा था कि हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से लाने से पहले तक कस्टम ड्यूटी कुछ 250% लगाई जा रही थी, लेकिन उसको कम करते करते 10% तक का कर दिया गया था 2007-8 के अंदर। तो यहां से दिख ही रहा होगा तुम लोगों को कि कितना ज्यादा ग्रेजुअली चेंज किया है हमारे कस्टम ड्यूटी के जो रेट्स हैं उसको 250 से लेकर 10% तक लिया है। तो ये मेरा 6th चेंज था ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद। क्लियर, समझ आ गया होगा। अब ग्लोबलाइजेशन को लेके कई सारे लोग पॉजिटिव हैं, कई सारे लोग नेगेटिव भी हैं, क्योंकि कुछ लोग इसका पॉजिटिव साइड को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, कुछ इसके नेगेटिव साइड को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, फिर ज़्यादा हाईलाइट करना चाह रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। मेरे हिसाब से तो भाई दोनों ही अपने हिसाब से सही हैं, दोनों ही अपने हिसाब से गलत है। अब ये उस स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो पढ़ रहा है वो किस तरफ झुकता है, फिर जो रीडर है वो किस तरफ झुकता है, ये उसके पर्सनल बायसेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं पॉजिटिव ट्रेड्स क्या थे ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो सबसे पहला या सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉजिटिव ट्रेड था ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो था कि इंटरनेशनल ट्रेड खुल गया। इंटरनेशनल ट्रेड खुलने की वजह से क्या हुआ कि अब हमें एक बड़ा मार्केट मिल गया, अब हम बड़े मार्केट में अपने सामान को बेच सकते थे। तो ये सबसे पहला हमारा पॉजिटिव पॉइंट था ग्लोबलाइजेशन की वजह से। फिर सेकंड था कि हमें एडवांस टेक्नोलॉजीज मिल गई, हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट था हमारा ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब जो प्रोस्पेक्ट्स था हमारी कंट्री की बड़ी बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले थे हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में एंड ग्लोबल कंपटीशन के अंदर भी, तो उनका भी एक फ्यूचर बहुत ब्राइट प्रोस्पेक्ट, उसकी फ्यूचर
प्रोस्पेक्ट्स बहुत ब्राइट हो गए। तो ये कुछ 3 हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स थे। अब नेगेटिव पॉइंट्स में लोग क्या बोलते हैं वो भी सुनना ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर आप डिबेट सुन रहे हो तो दोनों तरफ की डिबेट आपको जानना, दोनों तरफ के पॉइंट्स जानना ज़रूरी है। अब जो नेगेटिव पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि अगर ग्लोबलाइजेशन होता है तो जितनी भी डेवलप्ड नेशंस हैं वो ही अपना सामान डेवलपिंग मार्केट में आके बेचेंगी, अपनी इंडस्ट्रीज लगाएंगी, और डेवलपिंग कंट्रीज को कोई भी एज सच फायदा नहीं होगा, वो सिर्फ एज अ मार्केट की तरह ही बन के रह जाएंगी। ये अच्छा पॉइंट है जो काउंटर किया जा सकता है, इसके ऊपर अच्छी डिबेट की जा सकती है। तो ये एक पॉइंट है हमारा जो कि नेगेटिव पॉइंट। फिर जो सेकेंड हमारा नेगेटिव पॉइंट है कि ग्लोबलाइजेशन हमेशा कॉम्प्रोमाइज कर देता है जितने भी लोग पुअर कंट्रीज के अंदर रह रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी, उनको क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत नहीं, उस चीज़ को हमेशा ही ग्लोबलाइजेशन कॉम्प्रोमाइज कर देता है। उसके बाद अब जो मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन है, जिसमें कि मार्केट फोर्सेस ही सब कुछ तय करने वाली है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उस केस में क्या होता है कि सिचुएशंस कभी कभार खराब हो सकती हैं, या फिर नेशन के बीच में एंड लोगों के बीच में एक डिस्पार्टी या फिर एक दूरी बनने लग जाती है मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे। तीनों ही पॉइंट्स, पॉजिटिव की बात करें या नेगेटिव की बात करें, तीनों में ही अपने आप में एक पावरफुल पॉइंट हैं ये तीनों, जिनके ऊपर कि आपको अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा कि क्या ये चीज़ सही है, क्या ये चीज़ गलत है। क्लियर। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आउटसोर्सिंग। ये ग्लोबलाइजेशन का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? आउटसोर्सिंग का सिंपल मतलब है कि जब आप अपने मेन कोर बिजनेसेस के अलावा जो भी आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उन सबको आप जब किसी बाहर वाले से करवा रहे हो, तो वो ही हम मेनली आउटसोर्सिंग का, या फिर उसी को हम आउटसोर्सिंग कह सकते हैं। अगर इसको हम इंग्लिश में या फिर एग्जाम में लिखने लायक डेफिनेशन बोले तो आउटसोर्सिंग रेफर्स टू a process of contracting some other parties for your day-to-day activities which will make your business your performance easier, या फिर which will make easier to perform in this competitive market। तो ये आपका आउटसोर्सिंग का मेनली मतलब होता है। तो आउटसोर्सिंग तो भाई ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन के अंदर कि आउटसोर्सिंग का काम बड़ा है। लोग दूसरे कंट्री से लोगों को हायर करते हैं अपनी कंट्री में काम कराने के लिए। तो आउटसोर्सिंग का ग्लोबलाइजेशन के साथ तो बहुत अच्छा एक जुड़ाव। अब क्योंकि रीसेंट टाइम्स में मॉडर्न टेक्नोलॉजी या टेलीकम्युनिकेशन बहुत स्पीड हुआ है। अभी के टाइम में हम 4G यूज़ कर रहे हैं, चाहे नेट आए या ना आए, लेकिन तब भी नाम का 4G तो यूज़ कर ही रहे हैं। अब कुछ टाइम बाद 1 से 2 साल या 3-4 साल में 5G भी आ जाएगा, तो स्पीड और तेज़ हो जाएगी। तो इसकी वजह से ही इंफॉर्मेशन, अब उस टाइम पे भी जब इंटरनेट आया था तो उस टाइम के हिसाब से भी आपकी जो स्पीड है या फिर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर है वो भी डेवलप हो गया था। अब एक और पॉइंट टेलीकम्युनिकेशन के साथ ही कि जैसे जैसे टेलीकम्युनिकेशन और डेवलप होने लगा या इंट्रोड्यूस हुआ, तो हम रियल टाइम में ही इंटरनेशनल कॉल्स पे बातें कर सकते थे। ऐसा नहीं कि मैंने आज कोई मैसेज भेजा तो वो कल जाके पहुंचेगा। अब मैं रियल टाइम पे, एक्चुअली मैं उस एग्जैक्ट टाइम पे ही सामने वाले के साथ बात कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत बढ़िया बेनिफिट हो गया हमें ग्लोबलाइजेशन का। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक बहुत ही बड़ा या एक बहुत ही फेवरेबल डेस्टिनेशन बनता जा रहा है या बन चुका है कई सारे बिजनेसेस के लिए जो कि आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। एंड इंडिया में मेनली जो इंडियन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या फिर BPO है, इसका कल्चर बहुत ज़्यादा है या फिर एक बहुत प्रोमिनेंट इसने रोल प्ले किया है इंडिया में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए या फिर काम के होने के लिए। एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है और इसमें आपको एज सच कोई स्पेशल डिग्री या कुछ ऐसी स्पेशल नॉलेज की भी उतनी कोई ज़रूरत नहीं है। और एक और रीज़न है कि क्यों यहाँ पे इतना ज़्यादा ये BPOs का काम मिलता है या फिर क्यों एक डेस्टिनेशन इम्पॉर्टेंट है। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि सबसे पहले तो लोअर वेज रेट्स, यहाँ पे कम वेज रेट में काम इजीली हो जाता है। एंड सेकंड है कि स्किल्ड मैन पावर आपको बहुत इजीली मिल जाती है। तो ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है BPO में परफॉर्म होने के लिए। अब BPOs के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे आउटसोर्सिंग की जाती है। जैसे हम बात करें नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मतलब KPOs, हम बात करें कई लोग वीडियो एडिटिंग के लिए आउटसोर्स करते हैं, कई लोग म्यूज़िक बनाने के लिए आउटसोर्स करते हैं, कई लोग बुक कीपिंग, अकाउंटिंग,
इन सब के लिए भी आउटसोर्सिंग की जाती है। या फिर अगर हमें कोई क्लिनिकल हेल्प भी चाहिए या क्लिनिकल असिस्टेंस भी चाहिए, क्लिनिकल एडवाइस भी अगर चाहिए, तो उसके लिए भी आउटसोर्सिंग का प्रोसेस होता है। कई सारी ऐसी ऐप्स आ चुकी हैं आज के टाइम में जहाँ पे कि आप अपने घर पे बैठ के ही डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर सकते हो, चाहे वो इंडिया का डॉक्टर हो चाहे वो बाहर का कोई डॉक्टर हो, आप उसके साथ इजीली कंसल्ट कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो पहले मतलब शुरू होते ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम नहीं था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले वो था जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, गैट। तो गैट को 1948 में सेटअप किया गया था, जिसमें कि 23 इनिशियल कंट्रीज थी। अब उसमें अमेरिका थी, चाइना थी, फ्रांस, यूरोप, मतलब यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज थी, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, तो ये कुछ 23 कंट्रीज थी। और गैट का जो मेन काम था वो यही था कि कैसे फ्री ट्रेड हो सके, पूरी एक मल्टीलेटरल ट्रेड बहुत इजीली हो सके। उसके बाद हर एक कंट्री को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले अपना ट्रेड या अपना कॉमर्स को स्प्रेड करने की। तो ये चीज़ गैट इंश्योर करता था, फिर इसको एडमिनिस्ट्रेट करता था। लेकिन 1995 आते आते अब गैट को लगा कि एक और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनने की ज़रूरत है, तो उसका सक्सेसर बन के आया WTO, या फिर जिसे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो ये थी हिस्ट्री, छोटी सी हिस्ट्री WTO के बारे में। अब कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या फिर WTO काम कैसे करता है। तो सबसे पहले तो WTO का जो एग्रीमेंट है वो कवर करता है जितने भी गुड्स हो आपकी कंट्री की, या फिर सर्विसेज को भी जो आप दे रहे हो या फिर किसी से ले रहे हो किसी भी कंट्री के बीच में, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। मतलब गुड सर्विसेज दोनों ही इंक्लूड होती हैं WTO के एग्रीमेंट में। तो एट प्रेजेंट कुछ 164 मेंबर्स हैं WTO के अंदर, एंड उन सभी मेंबर्स को जो भी WTO के रूल्स हैं, जो भी WTO के रेगुलेशंस हैं, उनको मानना पड़ता है। उनके खिलाफ वो जाके काम नहीं कर सकते, आपको WTO की चीज़ों को मानना ही पड़ेगा। तो यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडिया चाइना के जो ट्रेड है उसको कम्प्लीटली बैन नहीं कर सकता, क्योंकि हम WTO के साथ एग्रीड हैं। हमने एग्रीमेंट साइन किया है कि WTO के एग्रीमेंट के अंदर एक क्लॉज है कि आप ऐसे ही बिना किसी रीज़न के, अनलेस एंड अनटिल वो कोई टेररिज्म रीज़न हो या फिर कुछ ऐसा रीज़न जो कि आपकी कंट्री की डिफेंस या फिर नेशनल इंटेग्रिटी को उसने हार्म पहुंचाया हो, उसके अलावा एज सच कोई बड़ा रीज़न, मतलब कोई बड़ा रीज़न होना चाहिए, तभी आप किसी कंट्री के साथ ट्रेड को कम्प्लीटली बैन कर सकते हो। इसी वजह से इंडिया चाइना के साथ ट्रेड बैन नहीं कर पा रहा, क्योंकि हम लोग WTO के एग्रीमेंट के अंदर ही आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो अब WTO में इंडिया एक परमानेंट मेंबर है, तो इंडिया डेवलपिंग वर्ल्ड का एक तरह से लीडर बन के आया है WTO के अंदर, क्योंकि डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो कि पावरफुल है, जो कि टॉप डेवलपिंग कंट्रीज को भी टक्कर दे सकती है एक हद तक। तो इसीलिए इंडिया को एज अ सेवियर या फिर एज अ, आप बोल सकते हो, मसीहा माना जाता है डेवलपिंग नेशंस के लिए, कि इंडिया से और भी जो डेवलपिंग नेशंस है वो अच्छी तरह से ट्रेड कर पाए, जिससे कि सारी कंट्रीज एक साथ मिलकर डेवलप हो सके। तो ये इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका WTO के अंदर। अब इंडिया ने भी WTO के जो भी एग्रीमेंट्स है उनको अच्छी तरह से माना है, सब कुछ फॉलो किया है, एंड कई सारे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टेप्स भी लिए हैं, जिससे कि जो ट्रेड है, जो रिस्ट्रिक्शंस थे, जो बैरियर्स थे ट्रेड के अंदर, उन सबको हटाकर एक बैरियर फ्री, एक फ्री ट्रेड को प्रमोट किया है इंडिया ने सिंस 1991। तो इंडिया ने भी बहुत अच्छा काम किया है WTO के एग्रीमेंट के हिसाब से। अब कुछ मेजर फंक्शंस भी जान लेते हैं हम WTO के कि वो मेनली करता क्या है। सबसे पहला जो फंक्शन है वो कि एक ट्रेड को, जो भी बायलैटरल है या फिर जो बायलैटरल ट्रेड है या फिर जो मल्टीलैटरल ट्रेड है, उसको बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, बैरियर या कि बिना किसी बैरियर के मूव करने में हेल्प करता है। सबसे पहला काम तो WTO का ये है। सेकंड जो WTO का काम है वो ये है कि एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजीम को क्रिएट करना, जिसकी वजह से कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री को ऐसे ही बिना किसी रीजन के बैन नहीं कर सकती या रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती उसके साथ ट्रेड करने में, जिस चीज के लिए इंडिया फंसा हुआ है अभी भी। फिर थर्ड है टू जो भी ट्रेड ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज है उसको और बढ़ाना, ये भी
WTO का ही काम है कि प्रमोट करना दूसरी कंट्रीज को कि वो लोग अपने ट्रेड्स एंड अपनी सर्विसेज को बढ़ा सके। तो ये थर्ड काम है। तो चौथा जो मेजर फंक्शन है हमारा WTO का वो है कि ये इंश्योर करना कि जो वर्ल्ड रिसोर्सेज है उनको ऑप्टिममली यूटिलाइज किया जा रहा है। तो ये भी इंश्योर करना WTO का ही काम है। एंड जो फिफ्थ एंड लास्ट जो मेजर काम है वो है कि प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी करके रखना WTO की ही जिम्मेदारी है, फिर उसके एक मेजर काम के अंदर ही आता है। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल या फिर कुछ मेजर फंक्शंस थे हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। अब हम देखते हैं कि अब क्योंकि कभी कभार कुछ इकोनॉमिस्ट का ये दिमाग आता है कि क्या इंडिया को WTO का मेंबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इसके ऊपर भी कभी कभार डिबेट हो जाती है कि क्या इंडिया WTO का मेंबर रहे या ना रहे। अब कई सारे इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि जो डेवलपिंग नेशंस है उनको ऐसी बड़ी बड़ी ग्रुप्स के अंदर पार्ट होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं, ये भी समझ लेते हैं कि जो मैक्सिमम जो वॉल्यूम है वो डेवलप्ड नेशंस का जो प्रोडक्ट्स हैं वो आके डेवलपिंग नेशन में बिकते हैं। तो डेवलपिंग नेशन एज अ मार्केट ही बनी रह जाती है और कुछ वो अपने हिसाब से प्रोडक्शन या अपने हिसाब से कुछ भी चीज़ें नहीं बना सकती, वो सिर्फ एक मार्केट बन के रह जाती है। फिर एक और पॉइंट की जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको एक चीटेड जैसा फील होता है क्योंकि उनको ज़बरदस्ती अपनी मार्केट को खोलना पड़ता है डेवलप्ड नेशंस के लिए। लेकिन कभी कभार डेवलप्ड नेशंस अपने मार्केट उनके लिए नहीं खोलते या फिर कुछ रिस्ट्रिक्टेड चीज़ों के लिए ही मार्केट खोलते हैं डेवलप्ड नेशंस। तो यहाँ पे डेवलपिंग नेशंस के साथ एक चीटिंग हो जाती है। तो अब ये भी एक बात है कि भाई होना चाहिए पार्ट या नहीं होना चाहिए, ये भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको क्या लगता है, जितने भी वीडियो देख रहे हैं, कि आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया को WTO का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट डाउन बिलो। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होती है एंड एक समरी भी देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने प्राइवेटाइजेशन देखा, प्राइवेटाइजेशन किस किस तरीके से होता है वो भी देख लिया। फिर हम आए अपने ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, तो ग्लोबलाइजेशन को देखा। फिर ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस लाए गए हमने वो भी देख लिए। उसके बाद क्या ग्लोबलाइजेशन पॉजिटिव है उसके और क्या उसके नेगेटिव ट्रेड्स हैं वो भी हमने जाने, वो भी हमने अच्छी तरह से जानने की कोशिश करी। फिर हमने जाना कि आउटसोर्सिंग क्या होती है, क्या आउटसोर्सिंग होती है, उसके अलग अलग पॉइंट्स और अलग अलग एग्जाम्पल्स की आउटसोर्सिंग कहाँ कहाँ की जा सकती है। फिर हम आए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो था WTO या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, कुछ मेजर फंक्शन समझे कि WTO क्या क्या मेजर फंक्शंस करता है। फिर क्या इंडिया को WTO का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर भी हमने एक छोटी सी रोशनी डाली और मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि उसको क्या आपका क्या कहना है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है एंड अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन रखना एंड अगर और ज़्यादा पसंद आ गई है तो शेयर भी कर देना यार इस वीडियो को। तो बस यही कुछ काम है एंड अब वीडियो को फाइनली ख़त्म करने से पहले स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग and always remember guys, you all can achieve anything you want if you put your time and effort to that thing only. Thanks for watching guys. Goodbye.